अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक जानिब हम हुकूमती वज़रा के बयानात सुनते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि जनाब शरीफ हों या जरदारी हों, वो तो बिल्कुल सियासत उनकी ख़त्म हो चुकी है, कोई उनका फ्यूचर नहीं है, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से आउट हैं। और अगर आप अपोजिशन की बातें सुने तो लगता है कि हुकूमत अभी गई कि कभी गई, तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके लिए अनपॉपुलर हो चुके हैं और बस महंगाई ने तो बाकी जो आखिरी कील उनके ताबूत में लगना था वो भी लगा दिया गया। लेकिन अभी जो रीसेंट सर्वे आया है उसके इंटरेस्ट तो मैं कहूँगी कि बड़े ही हैरानकुन हैं दोनों के लिए, क्योंकि वो लोग जो समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, उनके लिए भी इसमें धचका है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद इस बुरी परफॉर्मेंस के साथ पीटीआई को दोबारा कोई देखना भी पसंद ना करे, उनके लिए भी इसमें बड़े हैरानकुन नताइज हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपके साथ अभी कुछ फैक्ट्स शेयर कर देती हूँ। IPOR का जो हालिया सर्वे आया है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने जो सिचुएशन सामने रखी है कि अगर आज ही इलेक्शन हो जाएं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो उसमें वो आमतौर पे कहते हैं ना 19-20%, तो इसी तरह का कुछ रिजल्ट आया है पीटीआई और PMLN के लिए, जहां पर पीटीआई के लिए लोग कह रहे हैं कि जनाब हम 28% लोग हैं जो उनको स्टिल आज के दिन भी वोट करना चाहेंगे, जबकि 29% लोग वो हैं जो PMLN को वोट करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से और भी इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो लोग जिन्होंने पहले 2018 में पीटीआई को वोट किया था, उनकी जो तादाद निकली थी इस सर्वे में वो 44% थी। और जब उन्हीं लोगों से ये सवाल किया गया कि क्या आप 2023 में पीटीआई को वोट करेंगे, तो उसमें से स्टिल 40% चाहते हैं कि वो 2023 में भी पीटीआई को वोट करें। तो ये मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन और इंटरेस्टिंग सर्वे है। अगरचे इसका सैम्पल साइज़ हम देखें तो एक मुनासिब सा सैम्पल साइज़ है, बहुत कोई बड़ा सैम्पल साइज़ नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। 3,500 से कुछ लोगों से ज़्यादा सर्वे ये किया गया जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी। क्या इन सर्वेज़ की बुनियाद पर हम ये जज कर सकते हैं कि पीटीआई को जितना अपोजिशन समझ रही है कि वो गैर मकबूल हो चुकी है, वैसा नहीं है? और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिस खुशगुमानी में मुब्तला है, क्या उनकी भी खुशगुमानी अपोजिशन से मुतल्लिक दूर हो रही है या नहीं? क्या ये सर्वे इस वक्त हकीकत की अक्कासी कर रहा है या नहीं? ये भी सवाल सामने रखेंगे अपने पैनलिस्ट के, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगले इलेक्शन तक क्या कोई टर्नओवर हो जाए, फिर सिचुएशन ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले मैं चलूँगी इमरान साहब के पास। इमरान साहब, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। आज अगर इलेक्शन हो तो लोग कहते हैं जी 28% लोग इस महंगाई के बावजूद भी कहते हैं कि हम करेंगे वोट पीटीआई को। ये उनके लिए परेशान कौन है कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है या हौसला अफजा है कि नहीं स्टिल लोग इतनी बड़ी तादाद में चाहते हैं वोट करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नज़दीक तो ये उनके लिए परेशान कुन है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है, इसलिए परेशान कुन है कि जो नारे दावे लेके आए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो आज अगर उन्होंने वाकई परफॉर्म किया होता तो उनकी कारकर्दगी ऐसी होती जिससे अवाम आज 28% नहीं बल्कि 38% अवाम ये कहती कि जनाब हम तो उनको वोट करेंगे। लेकिन अगर आज 28% लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि वो गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर सके, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके और उनके नंबर 2 पे आ रहे हैं, चाहे 1% से ही आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कि उनसे कहीं पीछे थी पिछले इंतखाबात में, वो आज अगर 1% ज़्यादा है। मेरे नज़दीक ये जो सर्वे है ना, ये इसकी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये अभी सर्वे इस मफरूज़े की बुनियाद पर हुआ है कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाते हैं तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात अनाउंस हो गए तो फिर इस सर्वे का मार्जिन आप देखेंगे बहुत बदल जाएगा। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं तो उस वक्त सूरत हाल इस तरह से बदलेगी कि कबल अज़ वक्त वाली हवा चलेगी, फिर उस हवा में इलेक्टेबल्स किधर जाएंगे और फिर इलेक्टेबल्स के साथ साथ अवामी जज्बात किस तरफ जाएंगे, ये महंगाई किस तरफ जाएगी और महंगाई की वजह से लोग किस तरफ जाएंगे, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये सारे फैक्टर्स डिफरेंस क्रिएट करेंगे और इससे मैं ये समझता हूँ कि ये जो ये सर्वे हैं
ये उथल पुथल हो जाएंगे। अच्छा, हाँ ये सारे। तो ये रियलिटी आपको नहीं लग रहा है कि ये लोगों को सही रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके नहीं करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपली मैं ये समझता हूँ कि जब चीजें तय हो जाती हैं उस वक्त और चीजें होती हैं, मफरूजे की बिना पर कुछ और चीजें। इसके जो बाकी सवालात हैं मैं उन पर भी आपसे ओपिनियन लूंगी, लेकिन मैं हिलाली साहब की तरफ अब जाऊंगी। हिलाली साहब, वैसे मैं तो इसको इस एंगल से देख रही थी कि 28% इस बदतरीन महंगाई के बावजूद, पेंडेमिक और गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के जो मसाइल, वो सब के बावजूद भी अगर 28% लोग पीटीआई को वोट करने के लिए तैयार हैं आज भी, तो मेरे ख्याल से तो पीटीआई के लिए बड़े खुश होने की बात है। व्हाट डू यू से? इसलिए तो मैं कहता रहता हूं समीना कि आप हमें ज्वाइन कर ले एज एन एनालिस्ट। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे। और ये जो हमारे इमरान याकूब ने पता नहीं किस किस्म का एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर नहीं होता ये वो, देखिए सीधी बात ये है कि इनको बड़ा खुश होना चाहिए। कोविड है, बिल्कुल जैसे आपने कहा, महंगाई है जैसे आपने कहा, बुजदार है जैसे मैं कह रहा हूँ, और गलतियां हो रही हैं जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा है जैसे मैं कह रहा हूँ, और फिर भी 1% पीछे। और इनको अभी तक पता नहीं है कि पीपीपी भी शायद नियाजी के साथ खड़ा हो जाए। इनको ये भी नहीं पता है और जो हैं जिनके पास वोट्स हैं वो किसके साथ खड़े हो जाए। समझ गया? इंटरेस्टिंग। अच्छा, मगर मैं आप एक और जगह दे जाना चाहता हूं आपको। ये तो 1% है। मैं कहता हूं पंजाब पे आ जाए। पंजाब में कितना है लीड नून का? 5% बकौल इनके। जी नहीं सर, 5% मैं बताती हूँ। 5% नहीं हिलाली साहब, पंजाब में 46% नून लीग और 31% पीटीआई। असल बैटल जो है। हाँ जी, अच्छा ये अच्छा, पहली बात तो इनके बारे में, ये जो कमीशन है, ये जो लोगों ने ये कैरी आउट किया है, इनका आप कोई न्यूट्रलिटी पे कुछ आप जानते हैं? कितना ये न्यूट्रल हैं समीना? इनका बैकग्राउंड, ये जो ग्रुप है इनका बैकग्राउंड क्या है? मुझे नहीं पता। दूसरी बात, इफ इलेक्शंस आर हेल्ड टुडे, है ना, आज अगर इलेक्शंस हो तो आपको और मुझे पता है कि गवर्नमेंट को कोई पागल कुत्ता ने नहीं काटा है कि कोविड पैंडेमिक के दरमियान और रिकॉर्ड महंगाई के दरमियान, और जैसे मैंने और भी आपको ये बताया है, उनके दरमियान एक इलेक्शन आज वो होल्ड करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इन दैट सेंस इसको हटा दें। ये तो इलेक्शंस in the present circumstances कभी नहीं हो सकते, और if elections were held today, this is really ये मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 31% और 46%। जी सर। दो फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करें। नंबर 1, एक्सपैट वोट। ये जब एक्सपेट्रिएट का वोट होगा पंजाब में, इसका क्या इंपैक्ट होगा आप बताएं? ये है 5% नेशनल टोटल का। 5 से 7% सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि नेशनल वोट मिलेंगे पीटीआई को, बाहर के लोगों जो हैं 10 मिलियन लोग जो हैं ये वो। दूसरी बात कि आप मुझे बताएं कि ईवीएम्स आ रहे हैं। ईवीएम्स का क्या मतलब है? जाली वोट कम, मरे हुए लोग नहीं वोट कर सकते, बार बार आप नहीं वोट कर सकते। ये सब चीजों को अगर आप निकाल दें और वो ऐड कर दें जो आपको 5% ऑफ नेशनल वोट जो इनको मिलना है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, तो मेरे ख्याल में नून को जब आप रिगिंग, जाली वोट, डेड वोट, ये सब उनके चले जाएंगे तो फिर भी ये वेरी क्लोज इलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल में दीज आर फैक्टर्स जो सामने वोट पूरे कर दिए जो हमें करे। हिलाली साहब की बातें सुन के ना मुझे वो याद आ रहा था कि गलियां हो जन सुनियां इच मिर्जा यार। हिलाली साहब तो हर वो सिचुएशन कर लेते हैं। ईवीएम भी आ गई, सारे ईवीएम आ गई, अच्छा ईवीएम आ गई और वो 10 मिलियन हो गए। नहीं, मेरे फैक्ट्स की बात
हाँ ये लाली सर गुजारिश तो सुने ना, गुजारिश ये वो 10 मिलियन हो गए और 10 मिलियन के 10 मिलियन पीटीआई को पढ़ के वोट सारे यार, ये सारी वो ना शेख चिल्ली नहीं नहीं मैं ये नहीं कहा था यार, अगर आपका सुनाई कमजोर है मैं क्या करूं। सर गुजारिश ये मेरी गुजारिश सुने, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, हम तो उस बात से बड़ा खुश होता हूं मैं तो आपकी बातें सुन के कि चलें कम से कम आप जो भी है अपनी बात को जिस तरह से भी करते हैं, आपकी कोशिश यही होती है कि बस किसी तरह से भी ये वो हो जाए। हाँ जी, मैं हमेशा उसका रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मैंने पहले कहा कि ये है अभी अगर आज इलेक्शन कबरस वक्त अनाउंस होते हैं, ऑन ग्राउंड जब इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अब पंजाब जो मेन है उसमें पंजाब में अगर 46 और 31% है तो आप इस बात को समझे कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का रास्ता जो है ना वो पंजाब से ही होके जाता है। अब पीपल्स पार्टी की जो बात है, पीपल्स पार्टी का 15% एक सेकंड, पीपल्स पार्टी पे आने से पहले चूंकि आपने पंजाब की बात की, लेकिन इसी में एक फैक्टर ये भी देखने में इम्पोर्टेंट है कि पीटीआई की जो प्रेजेंस है वो हमें सब सूबों में एक बहुत कंसिडरेबल नजर आ रही है। मतलब केपी में वो फर्स्ट है, पंजाब में वो सेकंड है, बलूचिस्तान में वो सेकंड है, सिंध में भी वो थर्ड है, मतलब वो सारे सूबों में मौजूद है और कंसिडरेबल उनकी वहां पे है। तो ये भी तो एक फैक्टर है कि एक पार्टी जो है वो हर तरफ हर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि बाकी पार्टी इसकी सूरत में हमें ऐसा दिख नहीं रहा। ये तो इतनी खुश आइंद बात है कि इस बात की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखें तमाम सियासी जमातें जो है ना, ख़ास तौर पे कौमी सियासी जमातें, उनकी चारों सूबों में, बल्कि मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह पे नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। वफाक की अलामत के तौर पे बिल्कुल वफाक जो है उससे स्ट्रॉन्ग होता है और ये चीज़ें अच्छी हैं। पीटीआई जो है, देखें इमरान खान की एक शख्सियत का करिश्मा है। इमरान खान के साथ लोगों की ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी, उमंगें थी, उन्होंने पूरे मुल्क में अपने लोग जो हैं उनके मौजूद हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ मुल्क में मौजूदगी जो है वही उनकी कामयाबी की ज़मानत हो सकती है? इस बात की ज़मानत ये नहीं हो सकती, कामयाबी की ज़मानत उनकी परफॉर्मेंस ही होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान साहब, जो लोग जिन्होंने 2018 में एक सेकंड इलाज साहब मैं आती हूँ, बस एक शॉर्ट सा कमेंट मैं ले लूँ और आगे एक और क्वेश्चन ऐड कर लूँ। 44% जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था 2018 में, उनमें से 40% स्टिल कहते हैं कि वो पीटीआई को वोट करेंगे। दैट मीन्स कि पीटीआई का जो वोटर है, हम ये समझे इस बात से कि वो इंटैक्ट है उनके साथ। देखिए पीटीआई का जो वोटर है वो इंटैक्ट है किस तरह से? इस तरह से कि वही लोग जो अभी तक ये समझते हैं कि इमरान खान वाकई ही कोई मामला को हल कर लेंगे। लेकिन ये जो कम हुए हैं, आप ये बात सोचें कि इनके अपना वोटर भी कम हुआ है। जो वोटर कम हुआ है वो इसलिए कि वो समझते हैं कि ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर अगले ये बाकी 1.5 साल या पौने 2 साल में भी ये परफॉर्म ना, तो ये उससे भी और कम। जी लाली साहब, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? पीटीआई बाकी सूबों में भी एग्जिस्ट कर रही है, प्लस जो उनके वोटर हैं वो इंटैक्ट है उनके साथ। पहली बात तो ये है कि आप समझ जाएं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पंजाब और 4 और सूबे पाकिस्तान है, नंबर 1। और जो पार्टी सिर्फ पंजाब में जीत सकता है इलेक्शंस, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में जीत सकता है इलेक्शन, नंबर 1। ठीक। दूसरी बात यह है, किधर है नून केपी में, किधर है नून सिंध में, किधर है वो जेपी गिलगित बल्तिस्तान में? या फॉर गॉड सेक, आप समझते हैं कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन जीत के आप पूरे पाकिस्तान पे एज अ नेशनल गवर्नमेंट आप रूल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। और लोगों को ये पता है, और जो पाकिस्तान को चाहते हैं उनको भी ये पता है, इसलिए वो वोट उनको करेंगे जब उनको पता है कि एक नेशनल पार्टी है। आखिर बेनजीर को क्यों वोट मिला? तो कहने की बात सिर्फ ये है मेरे ख्याल में कि प्लीज गेट इट स्ट्रेट। ये इस वक्त इन लोगों को 31-46% पंजाब में है, जैसे मैंने कहा था, कोविड, महंगाई, बुजदार, गैफ्स, प्रोपेगेंडा, गलत डिसीजंस। क्या ये 1.5 साल के बाद भी यही होगा? नो, क्यों होगा? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई ये आज
का जो पोल है, दिस इज नॉट डिस्करेजिंग इवन इन द पंजाब, मगर नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे तो नवाज शरीफ। चलिए मुझे एक शॉर्ट सा दोनों कमेंट आप लोग कर दें कि पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करी है। मैंने जो लीडर्स की देखी है तो वहां पर नवाज शरीफ साहब नंबर 1 पे हैं, इलाली साहब 33% है उनकी मकबूलियत, प्राइम मिनिस्टर साहब 30% पे हैं, जबकि बिलावल जो लीडरशिप पूछा है ना कि कौन सा लीडर निकाल सकता है प्रॉब्लम से पाकिस्तान को, तो उसमें नवाज शरीफ 33% हैं, इमरान खान 30% और बिलावल ने बड़ा गेन किया, 15% पे बिलावल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी इनकरेजिंग है। और हाउ डू यू सी कि लोग तो अभी भी नवाज शरीफ साहब को ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर दैट मीन्स? मैं समझता हूं कि हमारे लोग अगर नवाज शरीफ को ट्रस्ट करते हैं, जब एक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये ना सादिक है ना अमीन है, तो फिर आप पिटी दिस नेशन, इनके लिए अफसोस करें कि इनको ये इंसाफ नहीं देखते। ये जो लोग एविडेंस एग्जामिन करके एक जजमेंट देखते हैं, उनका परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका माने ये है कि कोई भी एक एक्टर को ले आए उसको इलेक्ट कर देंगे, इनको लेकिन इसका मायने तो ये भी है कि वो स्टिल एक हकीकत तो समझ ही नहीं सकता हूं। ठीक है जी इमरान साहब, इसका मतलब रियलिटी है, वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता इलेक्शंस में। लोग ही कांट इवन स्टैंड, वो तो खड़े नहीं हो सकते ना। अब आप कहेंगे कि उनको खड़े होने दो, ये क्या बात है भाई? तो फिर कानून की जरूरत क्या है? जो मर्जी इन लोग चाहते हैं करते रहो, जो पोल्स कहते हैं वही करो, भूल जाओ कानून। जी हिलाली साहब जो है ना, यही कह रही है ना हिलाली साहब, पता नहीं किसका बात करते हैं। यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर को पहले फांसी दी जाती है और बाद में उसको अदालती कत्ल भी करार दिया जाता है। ये इसी मुल्क की बात है। तो बात ये कि ये फैसले जो होते हैं किस तरह से हुए, क्या हुआ और उस पर बाद में क्या हुआ, इस पे एक लंबी बहस है। मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता। और बाकी जो एक बात मैं हिलाली साहब की कर दूं कि जो दूसरी बातें ना हिलाली साहब फरमा रहे थे कि दूसरे सूबों में, मेरा ख्याल है हिलाली साहब ना सियासत पे उस तरह से नज़र रखते नहीं। हिलाली साहब ये देखा करें कि जिस वक्त यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो ये जो छोटे सूबे होते हैं ना, उनमें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, केपी या गिलगित बल्तिस्तान, या इसमें किस तरह से जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो अपनी पार्टियां बदलते हैं। अभी आप देखें कि अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत बन रही है या नून लीग जा रही है, तो देखेंगे धराधर ये वहाँ नून लीग में फर्क आ जाएगा। हाँ जी, उसमें फर्क आ जाता है। पीपल्स पार्टी की जो बात है, कोई शक नहीं इसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से पार्टी में अब अपनी मूवमेंट शुरू की है और जिस तरह से उन्होंने माफ कीजिएगा कुछ इलेक्शंस लड़े हैं और अपने चाहे उसमें पैसे लगाए हैं चाहे कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने अपनी साख बहाल करने की कोशिश की है, अपनी कैंपेन बड़े अच्छे अंदाज में की है, तो उससे फ़र्क पड़ा है पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अभी वो उस सतह पे आ गए हों कि वो उन दोनों पार्टियों के लिए थ्रेट हो, खास तौर पे पंजाब में। जी सिंध में उनकी ये पोजीशन जरूर है कि वो अगली बार भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, ये तो इस सर्वे से रिलेटेड बात हुई, लेकिन अच्छा हिलाली साहब कुछ रिस्पॉन्ड करें। जी हिलाली साहब प्लीज शॉर्ट। जी देखिए प्लीज एक चीज मैं आपको बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सजा के बारे में हम लोग सब समझते हैं कि मौत उनको नहीं मिलना था, मगर हम कोई नहीं कहते हैं कि उन्होंने गिल्टी नहीं थे। हम कोई नहीं, सब लोग नहीं कहते हैं कि वो उस चार्ज के गिल्ट नहीं है। हम कहते हैं सजा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा था, मगर इम्प्रिजनमेंट अगर वो जाते तो कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता था। तो सीधी बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सजा में जस्टिस वाज नॉट डन, इसलिए उसको सजाए मौत मिला था। और जनरली स्पीकिंग जब एक 5-4 डिवीजन होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिवीजन कभी सजाए मौत की तरफ नहीं जाना चाहिए। उस हद तक it was wrong, but not that he was not involved. So let's get it straight. और murder is a very serious charge. बिल्कुल तो सही ये कहना कि हमारे जज, ठीक है लाली साहब, जब हम कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे तो फिर हम आपसे और भी हिस्ट्री के कुछ औराक सुनेंगे कि क्या कहती है हिस्ट्री इस बारे में। लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और एक चीज जो बड़ी बार बार हमें नजर आती है कि घूम फिर के उसकी तरफ बात जाती है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा रहता है, वो फिर से हम देख रहे हैं कि बड़ी कैंपेन चल रही होती है, जैसे बाकायदा एक
वो ये है कि जनाब सदारती निज़ाम आ जाए तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए या निज़ाम फेल हो चुका है। तो अगेन मैं आप लोगों से एक एक कमेंट ज़रूर इस क्वेश्चन पे लेना चाहूँगी कि कौन सा जो सिस्टम है पाकिस्तान के लिए वो सूटेबल है, क्या वाकई सदारती निज़ाम यहाँ पे आने वाला है, उसके लिए कोई ग्राउंड तैयार हो रहा है हिलाली साहब? देखिए, हम सब समझते हैं कि सदारती निज़ाम अच्छा होगा, पता नहीं क्यों अगर सदारती निज़ाम में जो आदमी इलेक्ट होता है पागल है, गलत आदमी है। याहिया खान सदारती निज़ाम का सरबराह था, क्या वो अच्छा आदमी था? क्या सदारती निज़ाम हेल्प? नहीं। अगर वो अच्छा आदमी होता, सेंसिबल आदमी होता, तो कभी ये हालत नहीं होती जो हमारा हुआ था। तो ये कहना कि देखिए डिपेंड्स ऑन द पीपल, कौन है। अगर लायक आदमी है तो ये सिस्टम भी चल सकता है, लायक असेंबली है ये भी चल सकती है। मगर अगर सब दगाबाज, चोर, मनी लॉन्ड्रर्स और बाहर पैसे भगोड़े हैं तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता, ये मेरा ख्याल है। ठीक है इमरान साहब, कोई ऐसी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि कोशिश की जा रही है कि कोई सिस्टम को ही चेंज कर दिया जाए किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि इस सिस्टम को लपेट दिया जाए। मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में पहले सदारती निज़ाम नहीं आजमाया जा चुका? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा निज़ाम है जो यहाँ नहीं आजमाया जा सका? आपने सदारती निज़ाम भी देख लिया, आपने जमहूरी निज़ाम में ये वज़ीर आज़म भी बना के देख ले, आपने मार्शल लॉ भी लगा के देख लिया, यानी आपने हाइब्रिड सिस्टम भी देख लिया, आपने हर तरह से करके देख लिया। पता नहीं आपने कितनी और इसको तजर्बा का बनाना। गुजारिश ये है कि हर दफ़ा आप देखें कुछ अर्से के बाद सदारती निज़ाम की बातें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई हुकूमत कारकर्दगी ना दिखा सके या हुकूमत इस तरह की, जैसे अभी महंगाई है, इस तरह की चीज़ें हो तो कहते हैं निज़ाम ठीक नहीं, निज़ाम ही बदलते सदारती निज़ाम कर दें। हमें मसला ये समझना होगा कि मसला किसी निज़ाम की ख़राबी में नहीं है, मसला उस निज़ाम चलाने वालों में है, उनकी खराबी दूर होनी चाहिए। आप देखें, मामला ये समझ लें कि अगर लोग कोई डिलीवर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ा कि निज़ाम नहीं डिलीवर कर पाया। ठीक है, अगर लोग अच्छे तरीके से अपने दिल में कोई खोट ना रखें, ईमानदारी से मुझे ये बताएं अपना काम करें, तो क्या जमहूरियत या ये पार्लिमानी निज़ाम उन्हें रोकता है ऐसा करने से? बिल्कुल नहीं। सदारती निज़ाम में आने के बाद क्या आप समझते हैं धांधली ख़त्म हो जाएगी? क्या उस वक्त ईवीएम की ज़रूरत नहीं रहेगी? क्या उस वक्त वोटों की खरीदो फरोख्त ख़त्म हो जाएगी? अगर वही सब कुछ होना है तो फिर ये हो या वो फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक लोग हाँ जी उसको चलाने वाले ठीक नहीं होंगे, निज़ाम से खाली फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, हम देखते हैं बहरहाल कि कोई ना कोई इसके हक में कैंपेन रही होती है, कोई खिचड़ी पक रही होती है, तो हम भी इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि सिस्टम को सिर्फ बुरा कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब्दीली लानी है तो फिर हम सबको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, लोग चेंज होने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ बात करेंगे कोरोना के भी हवाले से, जहाँ पर हम कराची में देख रहे हैं कि शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, लेकिन वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं क्या वो काफ़ी हैं या ना काफ़ी? तफसील से बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि कराची में कोरोना जो है वो काफ़ी कहर ढा रहा है। यूँ तो ओवरऑल ही इसकी शरह पूरे मुल्क में ही हमें बढ़ती नज़र आ रही है ग्रेजुअली, लेकिन ख़ास तौर पर कराची की अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये केसेस की जो पॉजिटिव केसेस की शरह कराची में वो 40% के करीब पहुँच चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी नज़र आ रहे हैं। कल मुर्तज़ा वहाब साहब को मैंने सुना तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे अरेंजमेंट से, और उनका ये कहना था कि हम इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हैं क्योंकि स्प्रेड बहुत है, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में मुतासर हो रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट नहीं हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, जिससे ये पता चल रहा है कि माइल्ड इन्फेक्शन ज़रूर लोगों में हो रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता डेथ्स उस लेवल की नहीं हो रही, तो इसलिए अभी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। तालीमी इदारे तो अभी बंद नहीं किए गए, लेकिन सोशल गैदरिंग्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। शादी ब्याह के खानों पर उन्होंने कहा जी आप बॉक्सेस में खाना दे दें ताकि वो आपस में मेलजोल कम हो। मार्केट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग जा सकते हैं और वैक्सीनेशन पर मज़ीद जोर दे दिया गया है। सरकारी अफसरों को कहा गया कि जी आपकी तनख्वाह भी कटेगी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये पाबंदियाँ काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं? और खुदा न खास्ता अभी तो हम ये देख रहे हैं कि लोग उस तरह से क्रिटिकल नहीं हैं, ये तो नहीं होगा कि आगे चल के सिचुएशन ख़राब हो सके। तो इससे मुतालिक हमें बात करना बड़ा ज़रूरी है और इस वक्त हमें
आगा खान हॉस्पिटल के हेड ऑफ वायरल डिजीज़ डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने स्पेशली इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन किया है। डॉक्टर फैसल साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ शो में, और मैं आज उन्हीं से ही पहले इस मौजू पर करूँगी। डॉक्टर साहब, ये कराची में दोबारा से इतनी तेज़ी से फैलाव की वजह क्या नज़र आ रही है? जी वालेकुम सलाम। सो देखिए, फैलाव के बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली ओमिक्रॉन को पता है बहुत तेज़ से फैलता है, ये इस वायरस की खासियत ही ये है। मैं इसके साथ साथ ये भी है कि पिछले दिनों या दिसंबर के आखिर में शादियाँ तकरीबात वगैरह बहुत हुई हैं, और उसके साथ साथ SOP भी काफ़ी कम है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें SOPs कम थे हमारे। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिल के ही ये एकदम से फैलना शुरू हुआ है ये वायरस। वैक्सीनेशन भी इसमें एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी तनकीद हो रही है कि शायद सिंध में उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुई है, या वैसे तो ओवरऑल भी अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहरहाल तो बिल्कुल वैक्सीनेशन भी इसका पार्ट बिल्कुल हो सकता है। कराची में वैक्सीनेशन तकरीबन 60 to 70% है, जो कि निस्बतन फिर भी कम है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। और फिर पॉपुलेटेड सिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका में, यूरोप में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तो मार्च तक जो है शायद वो यूरोप की निसफ से ज़्यादा आबादी जो है ओमिक्रॉन का शिकार हो चुकी होगी। तो लेकिन ये वहाँ भी लोग कहते हैं कि ये उतना ख़तरनाक नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये शायद कुदरती एक खुदादाद आप इसको कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन है, कि जिसकी वजह से आपकी एंटीबॉडी बन जाती है। ये उतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि वायरस ये इंसान ने बनाया था, तो कुदरत ने उसके जवाब में ये एक वैक्सीनेशन कर दिया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? सो इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि ये इंसानी बनाए वायरस नहीं है, तो ये है कुदरती वायरस, तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने बनाया। दूसरी चीज़ ये कि ये ज़रूर है कि इसके अंदर हस्पताल के रुख जो है वो कम लोग करते हैं, मगर ये हरगिज़ ऐसा नहीं कि ये ख़तरनाक नहीं है, इससे लोग मरते नहीं हैं, बात नहीं होती। और तीसरी चीज़ ये कि जिनको ये वायरस होता है उसके ऐसा नहीं है कि बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स हों। हमने ऐसे देखा है कि लोगों को शदीद बुखार, बहुत शदीद गले में दर्द, जिस्म में दर्द, तो इसके अलामात बहुत हल्के फुल्के नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ही शदीद बीमारी इससे भी होती है। सवाल ये कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है इन्होंने कुछ लिए हैं मेजर्स, तो क्या वो काफ़ी हैं? वो तो कह रहे हैं कि इतनी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डेथ्स नहीं है, लोग क्रिटिकल पेशेंट नहीं है इसमें इतने। सो चक्कर ये है कि जो क्रिटिकल है और जो डेथ्स हैं, याद रखें दाखिले जो हैं वो एक दफ़ा सर्ज होता है, जब केसेस बढ़ते हैं तो उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही नज़र आना शुरू होते हैं, और दाखिले की शरह बढ़ना शुरू हो चुकी है। बल्कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर दाखिले की शरह डबल दुगनी हो गई है ऑलरेडी। अच्छा, हिलाली साहब भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि अगर ये जल्दी से फैल जाए, हमें वो हर्ड इम्यूनिटी का टोटल से बेनिफिट मिलेगा, या आपका ख्याल है कि ये नहीं मिलेगा? माने कि एक दफ़े अगर हो जाए फिर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एक दफ़ा हो जाए तो ये इन्फेक्शन बिल्कुल दोबारा हो सकता है, बल्कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि सेकंड इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, और ओमिक्रॉन की खासियत ये है कि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर ही दोबारा इन्फेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो फिर आप अब छुट्टी हो गई है, आगे आपको नहीं होगा, और बल्कि सेकंड इन्फेक्शन में भी अमात होने के चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात बताइएगा कि आपने खुद भी कहा कि ओमिक्रॉन बड़ी तेज़ी से फैलता है और पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आम तौर पे वायरस जितनी तेज़ी से फैलता है उसके म्यूटेट करने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। तो क्या इस मामले में भी ये हो सकता है कि जो इससे अगला वायरस है वो भी बड़ी जल्दी कोई नया वायरस हो जाए या म्यूटेट हो जाए? तो बिल्कुल वायरस म्यूटेट होने के लिए ज़रूरी है कि किसी को वो इन्फेक्ट करे, और अगर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली वायरस को म्यूटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस वजह से हम कहते हैं कि जितना कम ये फैलेगा उतने कम इसकी म्यूटेशंस आएंगे, जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हम क्या उम्मीद करें, कितने को वेरिएंट आएंगे? हम तो थक गए हैं इनके वेरिएंट से निमट के। तो वेरिएंट्स तो ये तो हर वायरस के साथ होता है। डेंगू के साथ भी देखें, डेंगू के साथ कुछ जो आपके सीजन होते हैं बहुत बुरे होते हैं, हर 2 या 3 साल बाद एकदम से बहुत ही बुरी डेंगू की लहर आती है। उसकी वजह ये होती है कि डेंगू का ये नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन आया होता है। तो ये तो हर वायरस की प्रॉपर्टी। अच्छा, वैक्सीनेशन से बताएं ना डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं, तो फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्यों हम वैक्सीनेशन करवाएं, हो तो फिर भी जाता ही है, तो ये कैसे इसको?
हाँ, बिकॉज़ वैक्सीनेशन के साथ ये ज़रूर है कि अमात की शरह और शदीद बीमारी होने की शरह बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर अमेरिका में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो वहाँ मर रहे हैं वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो एटलीस्ट अगर होता भी आपको इन्फेक्शन तो वो उसकी शिद्दत काफ़ी हद तक टूट जाती है और वो थोड़ा बहुत ही मामूली से होता है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो इवन ओमिक्रॉन आपके अंदर बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है। जी हिलाली साहब, तो ये मतलब डॉक्टर साहब आपका ये है कि अगर हम वैक्सीन को कंपलसरी करके, माने कंपलसरी इस नौबत पे कि अगर आपको वैक्सीन मिल रहा है और आपने नहीं लिया तो बेशक आपको जेल जाना पड़े, और या वो पोलियो टीम्स जैसे हमें पोलियो को कंपलसरी किया है वो निकलें और लोगों को वैक्सीन, क्या आप समझते हैं बोथ ऑफ दीज मीन्स इज पॉसिबल, होना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? सो आई थिंक इसमें अगेन दो चीज़ें हैं। आपके जो सेकंड जो है यानी कि जैसे पोलियो टीम्स होती हैं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन जो होती है उसके सिलसिले में ऑलरेडी काम हो रहा है एंड प्रोबेबली बाय इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स ये भी शुरू हो जाएगा ताकि जितने भी लोग आप पहुंच सकें वो हो जाएंगे। जहाँ तक वैक्सीन ना लगाएं और फिर आप उनको अगर जेल में बंद कर दें, ये थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इसमें फिर आपके ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं। सबके पास अब ऑप्शन होना चाहिए कि वो कोई ट्रीटमेंट लें या ना लें, चाहे वो उनकी सेहत के लिए बेहतर है कि नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा फिर आप मॉरली देखने की ज़रूरत है, एथिकली देखने की ज़रूरत है कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन जिस तेज़ी से फैल रहा है, तो माजी में जिस तरह सख्ती की गई थी और पाबंदियां लगाई गई थी और फ़ज़ाई सफ़र भी बंद हो गया था, तो क्या आप समझते हैं कि ओमिक्रॉन में भी ये होगा, या क्योंकि इसका असर कम है तो इससे कम पाबंदियों से गुजारा हो जाएगा? आई थिंक असरात कम होने की वजह से नहीं, मगर ये ज़रूर है कि हम ये एक तरह से सीख लिया हम लोगों ने कि अब इस वायरस से रहना कैसे है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जगहें जहाँ पे ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है वो उनको कम से कम किया जाए, और ये वो हैं जो बड़ी तकरीबात हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो शादियाँ हैं, अगर वो ही हम कम से कम कर दें तो वायरस ऑटोमेटिकली कम ही फैलेगा। और डॉक्टर साहब बच्चों के लिए मगर डॉक्टर साहब अगर मैं जी लाल साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक फ्रेंच वेरिएंट है जो अब तक इधर नहीं पहुंचा है, शुक्र है, और एक इजरायली वेरिएंट है जो मैंने सुना है काफ़ी डेडली है, वो भी अब तक इधर नहीं पहुंचा है, शुक्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपने कहा कि वैक्सीन आप उनको नहीं दे सकते हैं जो नहीं देना चाहते हैं, मगर अगर हमारा कानून जैसे आपको पता है कि अगर आपका एक्ट ऑफ ओमिशन मेरे जान को खतरे में डालता है तो मेरा भी तो हक है फॉर प्रोटेक्शन। माने अगर आपका एक एक्ट एंडेंजर्स माय लाइफ तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भी तो आपका डिफेंस करना एक फ़र्ज़ है। तो ये एक मुश्किल सा सवाल है, मगर मेरे ख्याल में अगर हम प्रो लाइफ हैं तो सब लोगों को ये अनसाइंटिफिक रिजेक्शन ऑफ वैक्सीनेशन को तो हमें इसको नहीं से पूछना चाहिए वैसे ही लाली साहब। and also then I because इसी बात को then I can extend and say कि अगर आपने मास्क नहीं पहना for example, so that should also be liable because you're putting my life at risk, because याद रखें मास्क जो है it does not protect you। अगर आपको कोविड आपने मास्क पहना तो दूसरे को प्रिवेंट करता है। So this is a slippery slope, and I agree. I think a lawyer, ethicist, doctor, all of you need to have everybody ताकि we can come to it। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये भी सुना है कि अक्टूबर के बाद हर 6 माह के बाद इसको वैक्सीन को कंपल्सरी करार दिया जा रहा है दुनिया में, अक्टूबर के बाद ये सुना है। तो क्या ये अभी यहाँ पे अगर ओमिक्रॉन है तो अभी हम कहते हैं जी बूस्टर लगवा लें, फाइजर वाले कहते हैं मार्च में इसकी नई एक वैक्सीन आ जाएगी, तो क्या ये म्यूटेट होने के बाद हर दफ़ा नई वैक्सीन आएगी या इसी वैक्सीन के साथ काम चलाया जाता रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक मोर देन लाइकली होगा ये कि वही होगा जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ होता है, जो कि इसी तरह का एक वायरस है जिससे ऑल्सो अमात होती हैं मगर उसकी रेट्स कम होते हैं, और उसकी वैक्सीन जो है वो हर साल लगाने की जरूरत पड़ती है, और हर साल वो थोड़ा सा चेंज होके होता है बेस्ड ऑन के कौन कौन से वायरसेस आ रहे हैं। वेरी लाइकली यही होगा कि हर साल ही हमको इस कोविड की भी वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि जो आने वाले वेरिएंट्स हैं या जो कॉमन वेरिएंट्स हैं उनसे बचने के लिए। अच्छा ये डॉक्टर साहब अब ये भी हमने देखा था कि पहले बच्चों में हमें इसकी कम नज़र आए केसेस, लेकिन स्कूल्स वगैरह हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एहतियाती तौर पर बंद रखे बहुत अरसा। अब स्कूल्स नहीं ये बंद कर रहे हैं, लेकिन जो उस स्कूल
जाने आने में जो पूरी एक्टिविटी जनरेट होती है उसमें बहरहाल कोविड के केसेस फिर हमें एक सर्ज उसका नज़र आता है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है कि अगर दोबारा से अब ये 7% से अबव हो चुकी है रेशो, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा कि हमें क्लोज करने पड़े तालीमी इदारे? आज मैं अभी देख रही हूँ 2 कॉलेजेस में भी नज़र आ गए हैं स्टूडेंट्स ऐसे कोविड पेशेंट। जी, तो बिल्कुल आई डोंट थिंक बंद करने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्कूल में एक तो SOPs इंश्योर करें, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो इसके साथ साथ जहाँ जिन स्कूलों के अंदर जिन क्लासों के अंदर आपके केसेस आ रहे हैं, तो उन क्लासेस को या उन स्कूल को डिपेंडिंग कितने क्लासेस इन्वॉल्व हैं, तो उनको एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए बंद करके रीस्टार्ट करें, बिकॉज ये केसेस तो आते रहेंगे आपके पास। और ऑब्वियसली आई डोंट थिंक पूरे निज़ाम को बंद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पे भी क्वेश्चन ले लूँ, बल्कि कमेंट ले लूँ दोनों अपने एनालिस्ट से। हिलाली साहब, जो PTI गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे भी तनकीद कर रही है कि शायद समहाउ सिंध में उस तरह से वैक्सीनेशन का अमल तेज़ नहीं किया गया जिसकी वजह से ये दोबारा से इतना सर्ज नज़र आ रहा है। और अभी जब इन्होंने ये लिए भी हैं, कुछ पाबंदियाँ लगाई भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये इतनी इनफ नहीं है। आपको क्या इस पर नज़र आ रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट है उसके एक्शंस काफ़ी हैं या फिर ये अल्टीमेटली सिटीजन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कमाल का सवाल है आपका। सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है? कौन सा एक्शन लिया है भाई? मास्क तो कोई नहीं पहनता, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, डिस्टेंसिंग कुछ नहीं हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा था कि सिंध गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी ये है कि जल्दी से इन्फेक्शन फैलाओ जब तक हर्ड इम्यूनिटी हो गया और उसके बाद बैठ जाओ। भाई पुलिस वालों को आप दें मास्क और कहें 100 रुपया का फाइन और 2 मास्क दो, जिसको तुमने देखा नहीं पहनते हो। कभी नहीं होगा, नहीं करेंगे, ये परवाह नहीं है। लुक, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोविड रूल्स इन सिंध, है ही नहीं। हाँ, आप रेस्टोरेंट बंद कर सकते हैं, आप बंद कर दें शादी हॉल, रेस्टोरेंट, ये वो सब, मगर उसके लिए आपको एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको करेज चाहिए। और दूसरी बात यह है समीना, क्यों आप समझती हैं कि गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रहा है अरे भाई कोई बात नहीं, अगर भी आपको लग जाए, ओमिक्रॉन जो है वो कोई इतना ज्यादा ये नहीं है, इसलिए कि बहाना चाहिए उनको नॉट टू क्लोज डाउन। अच्छा, मगर इतना अगर ये लीथल लगे दे विल हैव टू। अच्छा, इमरान साहब आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, ये सब इस पे पॉलिटिकली खेल रही हैं, सियासी इसको रंग दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है? अगर आप बच जाएंगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, आप सिंध हुकूमत को छोड़ दें, क्या पंजाब में जिस शहर में आप रह रही हैं, लाहौर में, वहाँ मुझे बताएं किसी चीज़ पे अमल हो रहा है? मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मुझे वहाँ भी किसी 5 स्टार होटल में, किसी जगह पे, किसी शादी में, किसी दफ्तर में मुझे तो अमल नहीं होता नजर आया। यानी आप ये देखें कि प्राइवेट गैदरिंग्स मेरी गुजारिश, अभी भी बैंक्स में हम जाएं, अच्छा, या उस पे शॉप्स पे जाएं, मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, लेकिन मुझे मास्क के बगैर कहीं भी एंटर नहीं होने दिया जाता। कितनी जगह पे? मैं वही कह रही हूँ स्पेसिफिकली जो ये जगह है, पर्सनल गैदरिंग्स में चल रहा है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, असल चीज ये है कि हर काम हम ये कह देते हैं कि हुकूमत पे डाल दो। हुकूमत पे हर काम नहीं डाला जा सकता, अवाम की, लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है। देखें, हमें अगर खुद ये एहसास हो कि हमने खुद भी बचना और दूसरों को बचाना है, अगर हम एक मास्क, हाँ जी, कुछ ना करें, एक मास्क ही ले लें और मास्क ही पहन लें, तो इससे हम कितनी बचत कर सकते हैं। लेकिन हम खुद भी गैर संजीदा होते हैं। मैं एक लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब से ले लूँ विद थैंक्स, तो फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, फिर अल्टीमेटली ये हमारी अपनी शहरियों की ही जिम्मेदारी है कि खुद को भी सेफ रखें और खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री कि हुकूमत तो एक हद तक कर सकती है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि आप खुद क्या कर रहे हैं और ख़ुद क्या एहतियात करें। हमने ये भी देखा है कि जब लोगों से बोला जाए कि मास्क पहने तो वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं मास्क क्यों पहने। तो ये हुकूमत तो एक ओवरऑल कर सकती है, मगर जो पर्सनल आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो यू कांट गो अगेंस्ट। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपने आज हमें वक्त दिया। थैंक यू मच। फिर इंशाल्लाह आपसे टाइम लेंगे किसी वक्त। तो नाज़रीन, ये है जनाब कोविड की सूरत हाल, खुद भी बचिए, अल्लाह करे कि कराची और पूरा मुल्क ही इससे सेफ रहे
और ये लहर इतनी खतरनाक साबित ना हो। इंशाल्लाह इससे भी निपट लेंगे जैसे पहले निपटा अल्लाह के रहम से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कुछ हमसाया मुल्क की, जिस पर हम तो और पाकिस्तान तो हमेशा ही ये कह रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन अब तो इंटरनेशनली भी ये दबाव बढ़ रहा है और अब इस हद तक सिचुएशन ख़राब हो चुकी है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगी जेनोसाइड वॉच का, कि जिनका ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को मुकम्मल जो वहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है उसमें सिर्फ एक कदम ही दूर रह गया भारत। क्या ये सारी रिपोर्ट कहती है और इस पर क्या हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन, बात होगी एक ब्रेक के बाद। जेनोसाइड वॉच कहती है कि जनाब भारत ने मुसलमानों का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर है और मोदी सरकार को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया गया है। हम तो हमेशा ही कहते थे, इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें अब ना सिर्फ ये कि निशानदेही हो रही है बल्कि प्रेशर भी बढ़ रहा है भारत के ऊपर। लेकिन क्या वाकई ये प्रेशर है या फिर इस पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब की तरफ पहले जाऊँगी। हिलाली साहब, ये रिपोर्ट्स आना और भी किसी तंजीम की रिपोर्ट्स आना कितना इम्पोर्टेंट है ये और क्यों नहीं इसका कोई असर होता? देखिए, ये जो रिपोर्ट आया है ये आया है मिस्टर स्टॉकटन से और वो कांग्रेस को ब्रीफ कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को, और इससे पहले वो खुद कहता है और लोग भी कहते हैं, कंफर्म किया है कि उसने ये किया था, प्रिडिक्ट किया था कि रुवांडा में जो हुतीज़ के ख़िलाफ़ होगा जेनोसाइड वो भी शुरू होगा और 4-5 साल में वो शुरू हो गया है। अब वो आदमी है जो इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, जो रोहिंग्या के बारे में भी कुछ कहा था और सही निकला, वो कह रहा है बस एक दो कदम रह गए हैं, जेनोसाइड इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगा। मैं हैरान होता हूँ जब मैं इंडियन एनालिस्ट के बात को सुनता हूँ और जब वो आखिर में कहते हैं बड़ी गलत बात है, पता नहीं क्यों मूडी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। ओए झूठे, तुम्हें पता है मूडी क्यों नहीं कर रहा है? मूडी खुद इसको चला रहा है। ये पूरा मूवमेंट जो है ये मूडी खुद इंस्पायर कर रहा है। उसने इस आदमी को वो मोमेंटम दे रहा है। उसके एजेंडे पे 2 चीज़ें हैं, जंग पाकिस्तान के खिलाफ और जेनोसाइड मुसलमानों के खिलाफ। और उसके जो आरएसएस साथी हैं वो तो खुला कहते हैं 2 लाख मुसलमानों को मारो, बाकी सब खुद हिंदू बन जाएंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको छूने के लिए, बस 2 लाख को ख़त्म करो। देखिए, अब आप पूछिए दुनिया क्यों नहीं कुछ चीज़ कर रही है, और ख़ास तौर अमेरिका। भाई अमेरिका क्यों इतना चुप है? इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि डिस्टेबलाइजेशन हो हमारे एशिया में, चाइना में, रूस में, सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में। और अगर हिंदुस्तान ये कर सकता है और उनको फायदा होगा तो क्यों नहीं? Why else is Biden quiet? इमरान साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि दुनिया क्यों खामोश रहती है इसके ऊपर। वैसे तो वो बड़ी आलमी हुकूक की चैंपियन बनते रहते हैं ये सारे, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो हम उनका एक दोहरा मयार देखते हैं। देखिए, आलमी बरादरी का ये बड़ा अलमिया है, हमेशा से ये अलमिया रहा है कि जब भी कोई हिटलर या कोई नाजी या कोई इस तरह का दरिंदा बन रहा होता है, इन मेकिंग होता है, तो वो खामोश रहते हैं। लेकिन जब वो एक खूनखार दरिंदा बन जाता है तो उसके बाद उनको होश आती है कि हाय ये क्या हो गया। भाई बात ये है कि जब ये चीज़ें होने जा रही होती हैं, आपको लोग खबरदार कर रहे होते हैं। जैसे लाली साहब ने कहा कि ये प्रोफेसर साहब कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने 1999 में बता दिया था कि रविंडा में ये होगा, जो 1994 में फिर हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक कदम दूर है, इसमें अब होने वाला है, अब देखें हो क्या रहा है। उन्होंने एक और बात कही है जो बड़ी अहम है, वो कहते हैं कि आरएसएस जो है वो नफरत से बड़ी नाजी तर्ज की तंजीम है जो हिटलर को सराहती है और उसका मिशन ये है कि वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है। अब आरएसएस कौन है? मोदी कौन है? मोदी खुद आरएसएस है। बिल्कुल ठीक, ये उनमें कोई फ़र्क है ही नहीं। लिहाजा मोदी की सरपरस्ती में तो यह सारा काम हो रहा है, तो मोदी को क्यों नहीं पता? जो दानिश्वर इंडियन या जो इंडियन सहाफ़ी या जो इंडियन इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे नाम नहाद बनते और कहते हैं वज़ीर आज़म साहब को कुछ करना चाहिए, मोदी साहब को कुछ करना चाहिए, असल में वो खुद नहीं चाहते।
वो खुद उस पॉलिसी के साथ है कि जी हाँ यहाँ मुसलमानों को मार भिगाओ। उनके ज़हन से वो तासुब ख़त्म नहीं हो रहा कि मुसलमानों ने इतने 100 साल हम पे हुकूमत की थी। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का मुल्क है, वो हिंदुआता की तरफ ही वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों से उस चीज़ का बदला लेना है जो उन्होंने यहाँ हुकूमत की थी। लिहाजा ये सिचुएशन में बेहतरी नजर नहीं आ रही, कम से कम इनके होते हुए। मुझे कम से कम मोदी की हुकूमत में, बीजेपी की हुकूमत में तो मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। चलिए जनाब, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या सूरत हाल खराब हो। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।